नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर की भी चर्चा हो रही है। जी हां, बिहार ही नहीं पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर की चर्चा है। उसके पहले हम तमाम बातें करेंगे इससे जुड़ी हुई भ्रांतियों के बारे में और क्या कुछ अभी जैसे अगर आप बात करें तो फिलहाल में बिहार में बीमारियां फैली हुई है और ये सीजनल फ्लू है। हालांकि लोग डर रहे हैं कि यही कोरोना के लक्षण है। तो इन तमाम बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए पटना के पारस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर मनोज कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम तमाम भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे जो लोगों से जुड़ी हुई हैं। लोग सोचते हैं कि बीमारी जो फ्लू की भी बीमारी हो रही है वर्तमान में, तो लोग कोरोना का डर से सहम जा रहे हैं। तो क्या कुछ है ये पूरा मामला, हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब का आपका स्वागत है सिटी पोस्ट में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से, जिस तरह से अभी फिलहाल अगर देखें पटना या इर्द गिर्द के इलाकों में काफ़ी बीमारी फैली हुई है और लोगों को फीवर, सर्दी, खांसी, बुखार, इस तरह की बातें हो रही हैं और लोग डर रहे हैं कि ये कोरोना का लक्षण है। तो क्या है ये जो बीमारी अभी है वर्तमान में, और सीजनल फीवर का इसे बताया जा रहा है, फ्लू बताया जा रहा है, क्या है? सर्वप्रथम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस चैनल में आने का मौका दिया। देखिए, जब मानसून आता है तो अपने साथ कई बीमारियों लेकर भी आता है। इस मानसून में खास के इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, इस बीमारियों का खतरा ज़्यादा रहता है। और इसके भी जो लक्षण हैं और जो कोरोना के लक्षण हैं आप सामान्य तौर पर और आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो बिल्कुल हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप डॉक्टर के पास आएँ, है ना, उनकी उचित जांच कराएं और आके मिले कि ताकि ये कंफर्म हो कि नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है कि ये कोविड है। तो जिस तरह से क्या लक्षण है अभी जो वर्तमान में, जैसे सीजनल फीवर की बात है, अगर करें फ्लू की बात करें, क्या कुछ लक्षण होते हैं इसके? और जिस तरह से जो है सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी लेके आते हैं, बदन में बहुत तेज़ दर्द, हेडेक, उल्टियाँ, ये सब सामान्य लक्षण फ्लू के होते हैं। तो अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना के लक्षण भी बिल्कुल हूबहू उससे मिलते जुलते हैं। तो लोगों को आप कैसे बताएंगे कि आखिर इसमें क्या फ़र्क करना चाहिए, किस तरह से फ़र्क करना चाहिए? कोरोना में बेसिकली पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं, जैसे कि बहुत खांसी, सांस लेने में काफ़ी तकलीफ़ होती है, बहुत तेज़ बुखार आ रहा हो। तो लक्षण ऑलमोस्ट दोनों फ्लू लाइक इलनेस ही होते हैं, लेकिन हम इनको जब भी हम डॉक्टर के पास जाएंगे, उचित जांच कराएंगे, तभी हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि नॉर्मल फ्लू है या कोरोना है। तो आपका कहना है इसका मतलब कि अगर किसी तरह के इस तरह के लक्षण दिखते हैं, अगर बीमार हैं, तो आप सीधे पहले कोरोना की जांच कराएं? सीधे नहीं, 2 से 3 दिन से अगर ज़्यादा बुखार आपको परसिस्ट करता है, 3 दिन ज़्यादा बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने में तकलीफ पर ज़्यादा रह रही है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाएँ, तुरंत उसका जाँच कराएँ, फिर उसका उचित इलाज करवाएँ। तो बिल्कुल जिस तरह से बीमारियां फैली हुई हैं और लोगों के अंदर एक डर है कि कोरोना, जिस तरह से कोरोना की तीसरी लहर की भी बात की जा रही है, तो इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या आप समझ रहे हैं कि क्या बिहार में जिस तरह से फिलहाल अभी कोरोना की रफ्तार थमी हुई है, लेकिन तीसरी लहर की भी बात की जा रही है पूरे देश के अंदर जी। और बिहार में भी माना जा रहा है कि तीसरी लहर आएगी। तो क्या है ये तीसरी लहर की बात जो है, क्या सच्चाई क्या है? तीसरी लहर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है, मोस्ट प्रोबेबली तीसरी लहर आ भी सकती है, लेकिन इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं डरें आप। उचित समय पर जाकर डॉक्टर से संपर्क करें। वैक्सीनेशन लार्ज स्केल पे चल रहा है, वैक्सीनेशन लगवाएं, टीकाकरण कराएं, उस टीका से नहीं डरें। और पहले से स्थिति और आज की स्थिति में काफ़ी अंतर है। पहले जो कोरोना का डर था, वो डर काफ़ी कम हुआ है लोगों में। इलाज के लिए भी हॉस्पिटल में जो भी बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, उसकी भी सरकार और निजी तौर पर जितने अस्पताल हैं सब तैयार हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तीसरी लहर आती भी है तो हम लोग ज़्यादा तौर पर अच्छे तरीके से तैयार हैं पहले की अपेक्षा। दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं। आपने बात की वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन कितना ज़रूरी है? वैक्सीनेशन की रफ्तार भी धीमी है, जैसा कि देखा जा रहा है। जिस रफ्तार में वैक्सीनेशन होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है लोगों को। तो वैक्सीनेशन की भूमिका है, बड़ी भूमिका है, जैसा कि चर्चा भी है कि वैक्सीनेट अगर लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो कोरोना का संक्रमण कम होगा। तो वैक्सीनेशन का क्या अभी स्थिति है, आपको समझ में आता है? वैक्सीनेशन की क्राइसिस है, लेकिन वैक्सीनेशन देखा जा रहा है कि लार्ज स्केल पर चल रहा है और वैक्सीनेशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोरोना को रोक सकते हैं। अभी तक कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बनी जो हम लोग कोरोना को तुरंत ठीक कर दे।
एट प्रेजेंट हमारे पास एक वैक्सीन एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कोरोना की रफ्तार को कम कर सकते हैं और कोरोना को ख़त्म कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर होने के नाते लोगों से क्या कहेंगे वैक्सीनेशन को लेकर? जिस तरह की भ्रांतियाँ भी फैली है, पटना के आसपास के इलाकों में भी बहुत सारी इस तरह की खबरें आई, देखने को मिला कि लोग इनकार कर रहे हैं लगाने से, नहीं। डर रहे हैं कि हम अगर लगाएंगे तो हमारी मौत हो जाएगी, इस तरह की नहीं, बातें। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से आप बिल्कुल लगाएं। हर सेंटर पर तरह तरह के वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं। आपको जो वैक्सीन मिल रहा है उसको तुरंत लगाएं। फर्स्टली जो अवेलेबल है आप वैक्सीन लें। वैक्सीन से ही हम अपने आप को और अपने आसपास के समाज को ठीक कर सकते हैं। अच्छा, वैक्सीनेशन की बात हो रही है तो 3 तरह के वैक्सीन उपलब्ध हैं, अगर कहा जाए सरकार की तरफ से। कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, उसके अलावा स्पुतनिक जो है। तो इन 3 तरह के वैक्सीन में हम समझना चाहेंगे कि क्या कुछ खासियत है? जिस तरह से चर्चा ये भी है कि वो ज़्यादा इफेक्टेड है, कि कोविशील्ड ज़्यादा इफेक्टेड है, कोवैक्सीन जो है वो कम। मैं समझता हूँ तीनों वैक्सीन इक्वली ठीक है। देखा जाए तो स्पुतनिक की थोड़ी एफिकेसी ज़्यादा है, जो कवरेज है वो ऑलमोस्ट 90% के आसपास है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड की ऑलमोस्ट 60 to 70% उसका रिकवरी वो रेट है। तो इसका मतलब है कि किसी तरह का वैक्सीन अगर हम लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम है इस नहीं, तरह से? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वैक्सीनेशन के बारे में बातचीत हो रही है तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है इसका असर कितना दिनों तक होगा? क्या मतलब लंबे समय तक इसका असर होगा या फिर एक छोटे समय के लिए ही ये वैक्सीनेट किया जा रहा है? अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आई है। सब लोग सुनने में आ रहा है कि बूस्टर की भी बात चल रही है। तो अभी तक ऐसा कोई ट्रायल नहीं आया कि हम लोगों ने वैक्सीन लिया है तो हम लोग दोबारा वैक्सीन लेने की जरूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती है, लेना पड़ेगा। इस पर अभी चर्चा चल रही है। अच्छा, बात करते हैं हॉस्पिटल्स की। जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बड़ी भूमिका रही कोरोना संकट के दौर में, हालांकि जो दूसरा लहर आया, दूसरी लहर जो आई उसमें देखने को मिला कि लोगों को बेड नहीं था और ऑक्सीजन की कमी थी, तमाम तरह की बातें सामने आई। तो इसमें पारस हॉस्पिटल की बड़ी भूमिका थी। बड़ा हॉस्पिटल है पटना का, हालांकि पारस हॉस्पिटल ने काफ़ी लोगों का इलाज किया। तो अब जो है तीसरी लहर के पहले पारस हॉस्पिटल किस तरह से तैयारी में है? नहीं, हम लोगों ने पूरी अच्छी तैयारी कर रखी है। हम लोगों ने वेंटिलेटर भी मंगाए हैं। एक्स्ट्रा बेड के लिए हम लोगों ने एक फ्लोर अलग से बनाया है पहले से, और जो तीसरी लेयर की जो संभावना व्यक्त की जा रही है उससे हम कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हैं। पारस हॉस्पिटल हमारा बेहतर तरीके से तैयार है। ये तो जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही थी, और एक बयान भी आया था सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। हालांकि पटना में जो हालात थे दूसरे लहर के दौरान, वो तो साफ तौर पर बता रहे थे, बयां कर रहे थे कि जो मौत हुई है ऑक्सीजन की कमी थी, और तमाम तरह के उपकरणों की भी कमी दिखी थी, संसाधनों की भी कमी दिखी थी स्वास्थ्य व्यवस्था में। और जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल से उम्मीद किए गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स तो नहीं हैं जो सक्षम हो सके, लेकिन पारस हॉस्पिटल की भूमिका बड़ी थी और इसमें बिल्कुल सही तरीके से निभाया भी पारस हॉस्पिटल ने, देखने को भी मिला। लेकिन अगर आप क्या कहेंगे अब आगे लोगों के लिए, किस तरह से, जिस तरह से पैनिक वाली स्थिति हो जा रही है, अगर तीसरी लहर की जो बात चल रही है, तीसरी लहर अगर ऐसा कुछ होता है, जैसा कि आपने कहा कि तीसरी लहर आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, अगर आती है तो क्या लगता है आपको पटना में किस तरह के हालात होंगे? क्या जो दूसरी लहर वाली बात थी? नहीं, हमें लगता है कि दूसरी लहर वाली बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। हम ऑब्वियसली पिछले बार से इस बार कई अच्छे तरीके से तैयार हैं। सरकार की तरफ से काफ़ी इंतजाम किया गया और हमारे अस्पताल भी काफ़ी अच्छे से तैयार है पहले की तरह से। अच्छा, पारस हॉस्पिटल की ही बात करते हैं कि पारस हॉस्पिटल ने जिस तरह से और कोरोना से हटकर अगर बात करें, दूसरी तरह की जो बीमारियां हैं उनका इलाज जो है इन दिनों में कोरोना संकट के दौर में कम हो रहा है, या फिर उस तरह के इग्नोर कर रहे हैं, मरीज भी नहीं आ पा रहे हैं, या उनका इलाज नहीं हो पा रहा है? इस तरह के सरकारी हॉस्पिटल्स में ये देखने को मिल रहा है। तो उसके लिए क्या है, कोरोना से हट के जैसे और भी दूसरे तरह के मरीज हैं, हार्ट के मरीज हैं या किडनी के मरीज हैं, तो उनका इलाज करने के लिए क्या व्यवस्था की? नहीं, हमारे यहाँ हर डिपार्टमेंट है और कोरोना के पेशेंट्स आते हैं और अदर डिपार्टमेंट के मरीज जो आ रहे हैं उनके लिए जो तैयारियाँ पहले थी और अभी भी हैं, सबको सर्वेट करके अच्छे तरीके से इलाज किया जा रहा है। उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो खैर, हम आपसे बातचीत चल रही है डॉक्टर साहब से, हम थोड़ा सा और भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो फ्लू की बीमारी है जिसकी चर्चा हमने शुरू में की थी, कि फ्लू से निपटने के लिए लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। एक लक्षण है, एक सर्टेन लक्षण है कि कोरोना का ये लक्षण है, हालांकि जांच कराना सबसे बेहतर रास्ता है। लेकिन थोड़ा हम और भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लोग इसके बाद जो बीमारी अभी फैली हुई है, जो सीजनल फीवर की बात कर रहे हैं हम, जो जैसे फ्लू और इसमें काफ़ी वीकनेस लोगों को महसूस हो रहा है, मतलब बीमारी ठीक भी हो रही है तो उसके बाद सर्दी खांसी
बुखार के बाद जो है शरीर तोड़, जिसको कहा जाए कि शरीर तोड़ने वाली बीमारी टाइप, कमज़ोरी लोग महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या कुछ मतलब कि ठीक होने के बाद किस तरह की दवाइयाँ ली जानी चाहिए? कि दवाइयाँ ज़्यादा वैसे दवाइयाँ तो ज़रूरी साथ में है ही है, साथ में बेहद ज़रूरी है कि अपना हम लाइफ स्टाइल ठीक रखें, खाने में अच्छा हेल्दी डाइट लें, हरी सब्जी है ना, फ्रूट्स ज़्यादा लें, प्रचुर मात्रा में पानी पिएं, तरल पदार्थ ज़्यादा खाएं, व्यायाम करें, फिजिकली थोड़ा हेल्दी रहने की कोशिश करें। ये सब चीज़ें हैं जो ज़्यादा हमें अच्छे फिटनेस की ओर ले जाएंगे। किसी तरह की दवा भी आप कहेंगे कि जैसे सर्दी खांसी का प्रकोप बना हुआ है, बुखार ठीक होने के बाद भी लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो हम लोग देते हैं फ्लू में वो ले सकते हैं, एंटीबायोटिक है, एंटी एलर्जिक है, या फिर जैसे कि गार्गिल और हाँ गर्म पानी से आप गलगला करें हैं, पानी में भीगने से बचें, ये सब चीज़ें करनी है। जैसे और आसपास में गंदे पानी का बहाव जो जमा होता है उसको रोकने का प्रयास करें। क्योंकि बरसात के मौसम में मलेरिया और डेंगू के खतरा बढ़ जाते हैं, तो जो घर में कूलर वूलर है या जहाँ में डेंगू के मच्छर जमने के चांस ज़्यादा रहते हैं, स्टेगनेंट वाटर को है मतलब साफ सफाई अच्छे से रखें, नालियों में DDT का छिड़काव करें। ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं हम लोग को जो इन्फेक्शन डिजीज के लिए करना चाहिए वो करते रहें। तो आपने सुना डॉक्टर साहब से, डॉक्टर मनोज कुमार जो पारस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से कोरोना संकट के बीच में ये जो फ्लू का संकट है, यानी बीमारियां जो फैली हुई है, सीजनल फीवर है, इससे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है और इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए, उन्होंने ये तमाम बातें बताई हैं। और साथ ही साथ ये बताया है जी, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोग जो डरे हुए हैं उससे डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ज़रूरत है खुद को वैक्सीनेट कराने की। यानी वैक्सीनेशन बड़ी चीज़ है, वैक्सीनेशन जो है वो ज़रूरी चीज़ है और लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो है कोरोना से बचाव का अभी सबसे बड़ा उपाय है, अचूक उपाय है और इससे लोगों को वंचित नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब ने ये भी कहा कि जिस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं कोरोना के वैक्सीन को लेकर, कहीं कहीं से विरोध के स्वर भी उठे, तो ये जो है विरोध अनुचित है। लोगों को आगे बढ़कर वैक्सीनेशन लेना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से कोरोना के जो 3 तरह के वैक्सीन है, चाहे कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो या फिर स्पुतनिक हो, इसमें क्या कुछ खासियत है इन तीनों वैक्सीन को लेकर और किसकी कितनी एफिशिएंसी है, कौन कितना कारगर है। हालांकि उन्होंने बताया कि जिस तरह से कोरोना के तीनों ही वैक्सीन है उसमें से कोई भी वैक्सीन लिया जाए वो असरकारक है, इसीलिए कोरोना से लड़ाई के लिए सबसे पहले हमें वैक्सीनेट होना होगा। उसके अलावा सीजनल फीवर की बात करें तो इससे डरने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हमें खान पान में थोड़ा सुधार लाना होगा और खान पान रिच डाइट की जो बात की उन्होंने कि दाल सब्जी रोटी और इन सब चीज़ों की मात्रा बढ़ानी होगी अपने खान पान में, जिससे जो सीजनल फीवर के बाद कमजोरी हो रही है, जिस तरह से लोगों को वीकनेस हो रही है और एक तरह से इसको बदन तोड़ बुखार कहते हैं जैसा कि उन्होंने बताया, तो इस बदन तोड़ बुखार से निपटने के लिए हमें खान पान में थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है और ज़्यादा जो घरेलू खान पान है जैसे दाल सब्जी रोटी इन सब चीज़ों पर ध्यान दें और ये खाएं तो स्वास्थ्य हम अपना बेहतर रख सकते हैं। कोरोना से लड़ाई जारी है और उन्होंने बताया है, डॉक्टर साहब ने ये भी कहा है कि जिस तरह से कोरोना की लड़ाई के बीच जो है हॉस्पिटल्स, जो तीसरी लहर की बात हो रही है उसके पहले तमाम हॉस्पिटल्स तैयारी कर रखी है हॉस्पिटल्स ने। पारस हॉस्पिटल की बात भी उन्होंने की, दूसरी लहर में भी पारस हॉस्पिटल इलाज के मामले में काफ़ी आगे रहा था और उन्होंने कहा कि तीसरी लहर में भी किसी तरह की कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है, तमाम तैयारियां पारस हॉस्पिटल ने कर रखी है। तो हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों को बताया कि किस तरह से कोरोना संकट के बीच में हमें अपना ख्याल रखना है और अभी जो वर्तमान में मौसमी फीवर है उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करना है, किस तरह से खान पान करना है। तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे डॉक्टर साहब, आपने हमारे साथ इतना कीमती वक्त दिया। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। धन्यवाद। देश के सुप्रसिद्ध कथावाचक आदरणीय श्री श्याम सुंदर पराशर जी की पावन उपस्थिति में भाई श्री गुप्तेश्वर पूर्व DGP के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत कथा वृंदावन के पराशर अध्यात्म पीठ फेज 2 चैतन्य विहार कॉलोनी से दिनांक 25 जुलाई से 31 जुलाई तक
प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से 6 बजे तक होगी। सीधा प्रसारण सिटी पोस्ट अध्यात्म और सिटी पोस्ट लाइव यूट्यूब चैनल पर।